उस सर्द रात हम लोग दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर निहार रहे थे। हर आहट पर हमारी नजर थी, लेकिन गहराती रात के साथ इंतजार भी बढ़ता जा रहा था। तनिक भी अंदेशा नहीं था कि अब यह इंतजार कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। यह रात जीवन की काली रात बनकर कानून के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। बेटी के इंतजार में आने वाले दिनों में बिछी आंखें रो रो कर पथरा जाएगी और ये सिर्फ यादें बनकर रह जाएगी। ये कहना था एक माँ का जिसकी बेटी गायब हो गई थी और माता-पिता ढूंढ रहे थे और तलाश रहे थे, लेकिन उनकी बेटी का कुछ भी पता और कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। जो इनकी बेटी थी वो वकील बनना चाहती थी और जब वो गायब हुई थी और इस मामले में जब पुलिस तक रिपोर्ट दर्ज कराया गया, माता-पिता पुलिस के पास पहुँचे और जब पुलिस इस मामले में तफ्तीश की और छानबीन की, तो पता चला कि इनकी बेटी का कत्ल हो चुका है और बिल्कुल जिस तरह से दृश्यम मूवी में कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाया जाता है और उस जगह पर कुत्ते को रख दिया जाता है, ठीक उसी तरह से इस कहानी में भी हुआ था और दृश्यम मूवी के तर्ज पर ही इस लड़की की भी लाश को भी दफनाया गया था और उस जगह पर कुत्ते को भी साथ में दफना दिया गया था, जिससे कि पुलिस को गुमराह किया जा सके। दोस्तों, ये कहानी अगर आप अंत तक सुनते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मध्य प्रदेश के सतना जिले से है। सतना जिला में एक जगह पड़ता है धौरी मल्लाहन टोला। इसी धौरी मल्लाहन टोला में एक परिवार रहता है और इस परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम राम नरेश केवट है। जो राम नरेश केवट हैं ये फर्नीचर की दुकान में काम करते हैं और इनके अलावा इनकी पत्नी है और पत्नी का नाम रुक्मीना केवट है और इन दोनों के अलावा इनकी 4 बेटियां हैं। जो इनकी दूसरी नंबर की बेटी है वो एलएलबी की पढ़ाई कर रही है। वो बचपन से ही पढ़ने में ठीक है और उसका शौक है कि वो वकील बने, लेकिन घर में पैसों की मजबूरी की वजह से, गरीबी की वजह से उसके पास पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो वहीं एक घर से कुछ दूरी पर क्लिनिक है, डेंटल क्लिनिक, उसी में ये काम करती है और मंथली 3000 रुपए मिल जाया करते हैं। वहां पर ये नर्स का काम करती है। इनके ज़िंदगी में एक तारीख आती है और वो तारीख थी 18 दिसंबर 2021 का। इस रोज़ जो इनकी बेटी है जो क्लिनिक में काम करती है उसका नाम भानु केवट है। भानु केवट उस रोज़ सुबह-सुबह क्लिनिक जाती है और शाम हो जाता है, शाम तक वो वापस अपने घर नहीं लौटती है। कभी-कभी जब ये लेट हो जाया करता था तो जो उस क्लिनिक के डॉक्टर साहब थे, वो डॉक्टर साहब आते और इनकी बेटी यानी कि जो भानु केवट है उनको घर पर छोड़कर चले जाते। लेकिन 18 दिसंबर को ना तो डॉक्टर साहब आए और ना ही इनकी बेटी वापस लौटी। जैसे-जैसे घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ रही थी, वैसे-वैसे माता-पिता की धड़कनें बढ़ रही थीं और इनकी नज़रें दरवाजे की तरफ ही लगी हुई थी, टकटकी लगाई हुई थी कि इनकी बेटी अब आएगी। थोड़ा-सा भी आहट सुनाई देता तो ये दोनों भागकर दरवाजे के पास जाते। इनको लगता कि इनकी बेटी घर पर आ गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और इनकी बेटी वापस नहीं लौटती है। जो उस क्लिनिक के डॉक्टर साहब थे, उनका नाम था डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी। ये रात गुजर जाती है और बेटी रात में वापस नहीं लौटती। तो जो पिता थे राम नरेश केवट, ये उस क्लिनिक पहुँचते हैं और डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी से मिलते हैं और उनसे अपनी बेटी भानु केवट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि उनकी बेटी जो भानु केवट है वो दूसरे जगह चली गई है, दूसरे हॉस्पिटल में चली गई है और डॉक्टर साहब बताते हैं कि मैंने उसकी एक दूसरे हॉस्पिटल में नौकरी लगवाया है जहाँ पर उसे अच्छा पैसा मिलेगा और वहाँ से वो अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पढ़ाई भी पूरी कर सकेगी। डॉक्टर साहब बताते हैं कि उनकी बेटी कह रही थी कि जब तक वो सेटल नहीं हो जाएगी तब तक वो अपने घर नहीं लौटेगी और अपने माता-पिता से बात नहीं करेगी। जो पिता थे राम नरेश केवट, वो डॉक्टर साहब की बातों से संतुष्ट हो जाते हैं और उन्हें लग जाता है कि उनकी बेटी सच में कहीं चली गई है, किसी अच्छी अच्छी हॉस्पिटल में जाकर वो नर्स बनी हुई है और अच्छा पैसा कमा रही है। तो डॉक्टर साहब की बात सुनकर ये वापस अपने घर आते हैं और अपने परिवार वालों को बता देते हैं। लेकिन जो माँ थी, जो भानु केवट की माँ थी, रुक्मीना केवट, ये बेचैन थी। उसकी बातों पर जो डॉक्टर साहब ने बातें बताई थी उस पर विश्वास नहीं होता है और ये परेशान थी और कई बार ये भी जाती हैं डॉक्टर साहब से मिलती हैं। लेकिन जो डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी थे वो यही सारी बातें बताते हैं और वो कहते हैं कि किसी 80 हॉस्पिटल में वो चली गई है और वहाँ जाकर वो नौकरी कर रही है और वो कह रही है कि जब तक वो सेटल नहीं होगी तब तक वो परिवार वालों से मिलेगी नहीं। जो माँ थी वो बेचैन थी और डॉक्टर साहब की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ बार-बार कोशिश करती अपनी बेटी से बात करने के लिए, उसको फ़ोन किया था लेकिन उसके फ़ोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा था और उससे बात नहीं हो पा रही थी। अब जो डॉक्टर साहब थे वो एक रोज़ इनके घर आते हैं, राम नरेश केवट के घर, और वो आकर कहते हैं कि आपकी बेटी जो भानु केवट है उसका मोबाइल खराब हो गया है। तो उसने दूसरा वाला मोबाइल मँगाया है और वो कह रही थी कि जब दूसरा वाला मोबाइल आ जाएगा तो मैं अपने माता-पिता से बात करूँगी
और वही मैं मोबाइल लेने के लिए आया हूँ, आप लोग उसका दूसरा वाला मोबाइल दे दीजिए कि मैं उस तक पहुँचा दूँ। अब परिवार वाले खुश हो जाते हैं और जो घर में दूसरा मोबाइल पड़ा था, वो मोबाइल उठाया जाता है और डॉक्टर साहब को दे दिया जाता है और डॉक्टर साहब लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कुछ ही समय बाद 1-2 दिन के बाद इनके अब मोबाइल पर जो राम नरेश केवट की बड़ी बेटी थी, उनके फ़ोन पर अब भानु केवट का मैसेज आने लगता है और भानु केवट कहती है कि मैं जहाँ भी हूँ, वहाँ ठीक हूँ और कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ मैं अच्छा पैसा कमा रही हूँ और जब मैं सेटल हो जाऊँगी और मैं कामयाब हो जाऊँगी, तो मैं घर लौटूँगी और फिर मैं अपने माता-पिता से मिलूँगी और आए दिन ये कुछ न कुछ मैसेज कर दिया करती है अपनी बड़ी बहन के पास, जो भानु केवट है। लेकिन जो माँ थी, उसे चिंता सताए जा रही थी क्योंकि उसे अपनी बेटी से बात नहीं हो पा रही थी। तो वो 42 दिनों के बाद पुलिस स्टेशन पहुँचती है और पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है और वो बताती है कि उसके घर से कुछ दूरी पर एक क्लिनिक है, वहाँ काम करती थी और 42 दिनों से वो घर नहीं लौटी है और उस दिन की तारीख भी माँ बताती है और कहती है कि उस दिन तारीख 18 दिसंबर था और अभी तक वो घर नहीं लौटी है और डॉक्टर साहब से पूछने पर वो बता रहे हैं कि वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में चली गई है और वहाँ अच्छे पैसे कमा रही है। पुलिस वाले ये मामला दर्ज करते हैं और डॉक्टर साहब के पास पहुँचते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। जो डॉक्टर साहब थे आशुतोष त्रिपाठी, वो वही कहानी सुनाते हैं जो पहले माता-पिता को सुना चुके थे। पुलिस वाले डॉक्टर साहब की बातों से संतुष्ट हो जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। इधर जो माँ थी, जो रुक्मीना केवट थी, ये परेशान थी। ये अपनी बेटी को लेकर चाहती थी कि जल्द से जल्द बेटी के बारे में कोई जानकारी मिले, तो डेली ये पुलिस स्टेशन पहुँच जाया करती। सुबह जाती और शाम को वापस घर लौटती, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता और जो अब इनका फ़ाइल था, वो ठंडे बस्ते में जा चुका था और पुलिस वाले भी सुस्त हो चुके थे। तो अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन किया जाएगा और सीएम हेल्पलाइन में ये लोग शिकायत दर्ज करते हैं और जब वहाँ से पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो दोबारा पुलिस तेज़ी लाती है और इस मामले में तफ्तीश शुरू करती है। सबसे पहले तो जिस मोबाइल नंबर से इनके पास मैसेज आता था, जो इनकी बड़ी बेटी थी, उसके मोबाइल पर जो मैसेज आता था भानु केवट की तरफ से, वो मोबाइल नंबर पुलिस लेती है और उसका लोकेशन चेक करती है। तो पता चलता है कि इसका लोकेशन तो यहीं है और डॉक्टर साहब के साथ में ही इसका लोकेशन दिखाई दे रहा है और डॉक्टर साहब का भी मोबाइल नंबर पुलिस लेती है, डॉक्टर साहब का भी लोकेशन चेक करती है। तो दोनों फ़ोन का लोकेशन सेम था, तो पुलिस का शक डॉक्टर साहब के ऊपर हो जाता है। पुलिस 58 दिनों के बाद क्लिनिक दोबारा पहुँचती है और डॉक्टर साहब को उठा लेती है और पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद पुलिस इनसे दोबारा पूछताछ करती है, तो डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी वही पहली वाली गढ़ी हुई कहानी सुनाते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले ये पूरा रिकॉर्ड दिखाते हैं डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब के पास और कोई जवाब नहीं था और डॉक्टर साहब अपना जुर्म कबूल करते हैं और कहते हैं कि जो भानु केवट है उसकी मौत हो चुकी है और अब वो ज़िंदा नहीं है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि भानु केवट की मौत उसी रात हो गई थी, उसी रात मैंने मार दिया था जिस रात से वो गायब है। पुलिस पूछती है कि जो लड़की तुम्हारे वहाँ काम करती थी, जो तुम्हारे वहाँ नर्स का काम करती थी, उसको तुमने क्यों मारा? तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि जब वो मेरे वहाँ काम करने आती थी, तो हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे थे और वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं उससे शादी करूँ और जो उसकी बड़ी बहन थी, यानी कि जो भानु केवट की बड़ी बहन थी, उसकी भी शादी लग चुकी थी। तो भानु केवट बार-बार वो कहती कि बड़ी बहन की शादी लग चुकी है और जब बड़ी बहन की शादी हो जाएगी, तो उसी का नंबर है और वो बार-बार शादी को लेकर मुझसे बात करती। इधर मेरे परिवार वाले भी मेरे शादी के लिए रिश्ता तलाश रहे थे और इस बारे में भानु केवट को जानकारी हो जाती है। जब भानु केवट को इसके बारे में जानकारी होती है, तो आए दिन मुझसे वो झगड़ा करती है और वो कहती है कि तुम अपने परिवार वालों को मना करो कि वो लोग शादी के लिए रिश्ता ना ढूँढें, क्योंकि हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन जो डॉक्टर साहब थे, वो बताते हैं कि मुझे उससे शादी नहीं करना था। मैं सिर्फ़ उसका यूज़ कर रहा था, उसके साथ टाइम पास कर रहा था। लेकिन वो मुझसे शादी करना चाहती थी और आए दिन इस बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा होता रहता था। डॉक्टर साहब बताते हैं कि उस रात भी 18 दिसंबर को भी वो मेरे क्लिनिक पर आई और शाम हुआ तो इस बात को लेकर हम दोनों में बहस होने लगा। बहस इतना बढ़ गया कि झगड़ा होने लगा और झगड़े के बाद बड़ी ही तेज़ी से वो क्लिनिक से बाहर निकल रही थी और ये कहते हुए जा रही थी कि मैं जा रही हूँ और ये जो मामला है, जो हमारा अफ़ेयर है, ये पूरी दुनिया के सामने रख दूँगी और डॉक्टर साहब को बदनाम करूँगी। जब ये बात वो कही तो मैं गुस्से में हो गया, फिर मैं उसको पीछे से पकड़ने की कोशिश किया, तो उसका दुपट्टा मेरे हाथ में आ गया और उस दुपट्टे को मैंने तेज़ी से अपने तरफ खींचा। जैसे ही उसको खींचा, तो भानु केवट फर्श पर गिर गई और फर्श पर गिरते ही बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हुई तो मैंने उसी के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया और उसकी मौत हो गई। उसके मौत के बाद उसके लाश को मैंने एक बोरे में भरा और बोरे में भरने के बाद
जहाँ पर मैं बैठता था, जो मेरा टेबल था, उसी टेबल के नीचे उस बोरे को रख दिया और क्लिनिक बंद करके मैं अपने घर चला गया। फिर अगली सुबह हुई, अगली सुबह जो उसके माता-पिता थे वो मेरे पास पहुँचे, तो मैं उनको कहानी सुना दिया कि वो दूसरे हॉस्पिटल में काम करने गई है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि लाश वहीं टेबल के नीचे पड़ी हुई थी और मैं मरीज़ भी देखता रहा, मेरे अंदर डर भी था कि किसी पेशेंट को शक न हो जाए, किसी मरीज़ को शक न हो जाए कि इस बोरे में क्या है। जैसे-जैसे समय बीत रहा था, वैसे-वैसे मेरी भी धड़कनें बढ़ रही थी और मैं सोच रहा था कि इस लाश को जल्द से जल्द ठिकाने लगा दिया जाए। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरे बगल में जो खाली ज़मीन है, वहाँ पर एक गड्ढा खुदवाया जाए। फिर मैं कुछ मज़दूरों को बुलवाया और वहाँ गड्ढा खुदवाया। जो आस-पड़ोस के दुकानदार थे, उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब आप गड्ढा क्यों खुदवा रहे हैं? तो उनसे मैं बता दिया कि जो रैन बसेरा है, उसी के लिए मैं लैट्रिन बनवा रहा हूँ और ये सेप्टिक टैंक खुदवा रहा हूँ। जब खुदाई पूरी हो गई, तो जो मज़दूर थे वो अपनी मज़दूरी लेकर चले जाते हैं और रात हो जाती है और रात के टाइम मैं इसके लाश को बाहर निकालता हूँ अपने क्लिनिक से और लाकर उस गड्ढे में डाल देता हूँ और फिर मार्केट जाता हूँ। मार्केट से नमक की बोरियाँ खरीदता हूँ और नमक की बोरियाँ लाकर इस गड्ढे में डाल देता हूँ। जब मैं मार्केट से नमक की बोरियाँ ला रहा था, तो रास्ते में एक कुत्ता भी मिला जो मरा हुआ था और मैं उस कुत्ते को भी अपने साथ लाया और जब इसको मैंने दफन कर दिया, जो भानु केवट थी उसको मैं दफन कर दिया नमक डाल के, तो अभी भी कुछ गड्ढे बच रहे थे, तो उन गड्ढे में मैंने इस कुत्ते को डाल दिया और कुत्ते के ऊपर भी नमक डाला और उस गड्ढे को भर दिया और समतल कर दिया और ज़मीन को बिल्कुल मैंने बराबर कर दिया। और उसके बाद से मैं बड़े ही आराम से अपना डेली क्लिनिक खोलता, मरीजों को देखता और जब भी उसके माता-पिता इसके बारे में पूछते, तो वही पुरानी गढ़ी हुई मैं कहानी सुना दिया करता। ये बताता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पकड़ा जाऊँगा। अब जो पुलिस इससे पूछताछ कर रही थी, फिर इस जगह के बारे में पूछती है जहाँ पर इसने दफन किया था, उस जगह पर पुलिस मज़दूरों को लेकर आती है और उस जगह की खुदाई करवाई जाती है और उस जगह से सबसे पहले कुत्ते का कंकाल मिलता है और नीचे खुदाई होती है, तो वहाँ से एक इंसान का कंकाल मिलता है। अब इस इंसान के कंकाल को ये कन्फर्म करने के लिए डीएनए टेस्ट कराना ज़रूरी था कि ये जो कंकाल है, ये भानु केवट का ही है। अब भानु केवट के परिवार वालों से डीएनए सैंपल लिया जाता है और लैब भेजा जाता है, तो ये डीएनए सैंपल मैच हो जाता है और कन्फर्म हो जाता है कि ये जो कंकाल मिली है, ये भानु केवट की ही कंकाल है। पुलिस 58 दिनों के बाद डॉक्टर साहब को गिरफ्तार करती है और जेल में बंद कर देती है। ये मामला कोर्ट में चलता है, इस पर सुनवाई होता है और तकरीबन 3 साल के बाद इस पर फैसला होता है। 2023 में इस पर फैसला आया है। 16 मार्च को जो जज साहब थे वो इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं। जो भानु केवट की माँ रुक्मीना केवट थी, उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि उसे यानी कि जो डॉक्टर है उसको फांसी की सज़ा मिलेगी, लेकिन उसे उम्र कैद की सज़ा हुई। वो कहती हैं कि फिर भी मैं खुश हूँ, उसे उम्र कैद की तो सज़ा मिली कम से कम। लेकिन अभी भी डॉक्टर के पास और भी रास्ते हैं। डॉक्टर ऊपरी कोर्ट में जाएगा और अपील करेगा, शायद वहाँ से रियायत मिले या फिर और कठोर सज़ा मिल जाए। ये आने वाले समय में पता चलेगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसमें एक डॉक्टर उस लड़की को अपने जाल में फँसाता है, जिसके क्लिनिक में वो लड़की काम करती थी, उसे ही जाल में फँसाता है और उसे शादी का झांसा देता है और उसका यूज़ करता है और जब शादी का टाइम आता है, तो वो मना कर देता है शादी करने से और फिर जब ये लड़की शादी के लिए बात करती है, बार-बार कहती है, तो उसको मार देता है और बिल्कुल दृश्यम मूवी के जैसे इसके लाश को दफन करता है और ऊपर से एक कुत्ते को दफन कर देता है, जिससे कि पुलिस गुमराह हो सके और जो ये राज है, ये राज ही रहे और ये कभी खुले ना। लेकिन जो इसकी उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी नहीं होती है। जब पुलिस अपने आप पर आ जाए, तो बड़े से बड़े अपराधी से गुनाह कबूल करवा लेती है। तो ये तो एक डॉक्टर था, एक आम आदमी था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।